एक रिश्ता दिल छू लेने वाली कहानी। कमरे में नवजात शिशु की हल्की हल्की सिसकियों और कपूर की भीनी भीनी खुशबुओं ने एक अजीब सा सुकून घोल रखा था। माया अभी अभी अपनी आंखें मूंद कर लेटी ही थी कि टाँकों में उठते हल्के दर्द ने उसे करवट बदलने पर मजबूर कर दिया। पास के पालने में उसका नन्हा बेटा, जिसे घर वाले प्यार से सिम्बा बुला रहे थे, गहरी नींद में सो रहा था। ये माया का दूसरा बच्चा था। 3 साल पहले जब उसकी बेटी रीत हुई थी, तब भी घर में खुशियां मनाई गई थी। लेकिन इस बार बेटे के जन्म पर, और वह भी नॉर्मल डिलीवरी होने के कारण, उसी दिन अस्पताल से छुट्टी मिल जाने से घर का माहौल कुछ ज्यादा ही उत्साह से भरा हुआ था। माया की सास कविता जी सुबह से एक पैर पर खड़ी थी। उनकी उम्र 60 के करीब थी, लेकिन फुर्ती ऐसी कि नई उम्र की महिलाएं भी शर्मा जाए। हॉल के पास वाले जिस कमरे में माया को आराम करने के लिए ठहराया गया था, उसे कविता जी ने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। गद्दों की नरमी से लेकर खिड़कियों पर लगे पर्दों तक हर चीज का ध्यान रखा गया था कि जच्चा और बच्चे को किसी भी तरह की हवा या संक्रमण ना लगे। शाम ढलते ढलते रिश्तेदारों और पड़ोसियों का तांता लग गया। हर कोई नन्हे मेहमान को देखने और माया की खबर लेने आ रहा था। कविता जी का एक ही उसूल था, माया को पूरा आराम मिलना चाहिए। वे मेहमानों का स्वागत भी करती, रसोई में चाय नाश्ता भी तैयार करवाती और बीच बीच में कमरे में आकर माया और बच्चे का डायपर या दूध का हाल भी देख जाती। माया लेटे लेटे अपनी सास की इस भाग दौड़ को देख रही थी। उसके मन में एक कृतज्ञता का भाव उमड़ रहा था। उसने सुना था कि सासें अक्सर बहुओं के काम में मीन मेख निकालती हैं, लेकिन कविता जी ने तो उसे अपनी हथेली के छाले की तरह संभाल रखा था। हालांकि दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। समाज की कुछ रीतियां और कुछ लोगों की जुबान कड़वाहट घोले बिना नहीं रहती। माया का कमरा रसोई और हॉल के बीच में था और दरवाजा हवा आने के लिए हल्का सा खुला रखा गया था। बाहर चल रही बातें अक्सर छनकर उसके कानों तक पहुंच जाती थीं। तभी पड़ोस में रहने वाली विमला चाची की तेज आवाज सुनाई दी। विमला चाची मोहल्ले की उन महिलाओं में से थी जिन्हें दूसरों के घर के फैसलों में टांग अड़ाने की पुरानी आदत थी। वे आई तो थी बच्चे को शगुन देने, लेकिन उनकी असल मंशा अपनी सयानी सलाह देने की थी। अरे कविता, सुना है बहू के लिए पंजीरी और गोंद के लड्डू बनाने की तैयारी कर रही हो? विमला चाची ने पान चबाते हुए पूछा। हाँ भाभी, अभी सामान की लिस्ट ही बना रही हूँ। डिलीवरी के बाद शरीर को ताकत की जरूरत होती है, कविता जी ने विनम्रता से उत्तर दिया। विमला चाची ने अपनी आवाज थोड़ी धीमे की, लेकिन इतनी नहीं कि माया को सुनाई ना दे। देख कविता, तू भोली है, जमाना बदल गया है। हम लोग भी लड्डू बनाते हैं, पर अपनी बेटियों के लिए। जब मेरी बेटी को बच्चा हुआ था ना, तो मैंने शुद्ध घी में काजू, बादाम, पिस्ता सब भर कर भेजा था। लेकिन अब बहू है तो थोड़ा हाथ खींच कर चलना पड़ता है। तुझे तो पता है महंगाई कितनी है। बादाम 800 रुपये किलो हो गया है। मेरी मान तो 500 ग्राम बादाम की जगह 150 ग्राम ले ले, काम चल जाएगा। वैसे भी स्वाद तो चीनी और घी से आता है। और हाँ, लड्डू कम ना दिखें, इसके लिए गेहूं का आटा थोड़ा ज़्यादा भून लेना। कौन सा बहू को पता चलेगा कि अंदर मेवा कितना है और आटा कितना। सब ऐसे ही करते हैं आजकल। कमरे के अंदर लेटी माया का दिल ये सुनकर धक से रह गया। विमला चाची की बातें किसी तीखे तीर की तरह उसके स्वाभिमान को चुभ रही थी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसकी सास भी इस किफायती सलाह को मान लेगी। आखिर वे बहू ही तो है। अपनी बेटी के लिए माँ जो करती है, वे सास बहू के लिए क्यों करेगी? माया ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और सांस रोककर बाहर की
प्रतिक्रिया का अंदर इंतजार करने लगी। बाहर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कविता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वे विमला चाची का लिहाज कर रही थी। थोड़ी देर बाद विमला चाची अपनी अमूल्य सलाह देकर चली गईं। कुछ मिनट बीते होंगे कि माया के ससुर दीनानाथ जी बाजार जाने के लिए तैयार होकर हॉल में आए। उनकी आवाज़ आई, कविता, मैं बाजार जा रहा हूँ। पंसारी की दुकान से जो जो सामान लाना है उसकी लिस्ट लिखवा दे। बाद में मत कहना कि ये भूल गए और वो भूल गए। माया के कान खड़े हो गए। अब परीक्षा की घड़ी थी। क्या उसकी सास विमला चाची की सलाह मानकर आटे की मात्रा बढ़ाएंगी? कविता जी ने लिस्ट बोलनी शुरू की। सुनिए, लिखिए। 2 किलो मामरा बादाम, 1 किलो काजू, आधा किलो पिस्ता, 1 किलो अखरोट की गिरी, 3 किलो शुद्ध देसी घी, मखाने गोंद। दीनानाथ जी लिखते लिखते रुक गए। उन्होंने चश्मा नाक पर नीचे खिसकाया और हैरानी से पूछा, अरे भाग्यवान, रुक जाओ, ये क्या लिखवा रही हो? इतना सामान? पिछली बार जब हमारी बेटी सुमन को बच्चा हुआ था तब तो तुमने इसका आधा सामान भी नहीं मंगवाया था। बादाम भी साधारण वाले थे। ये मामरा बादाम तो बहुत महंगे आते हैं। इस बार क्या तुम भी बहू के साथ बैठकर लड्डू खाने वाली हो? दीनानाथ जी ने मजाक में कहा, लेकिन उनके स्वर में खर्चे को लेकर एक स्वाभाविक चिंता थी। कमरे के अंदर माया की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कि अब शायद कटौती होगी। तभी कविता जी की गंभीर और स्नेहपूर्ण आवाज़ गूंजी, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। हाँ, मैंने लिखवाया है ज़्यादा सामान और सबसे अच्छी क्वालिटी का। और सुनिए, जब सुमन को डिलीवरी हुई थी तब हमारे घर के हालात क्या थे, याद है आपको? तब आप अकेले कमाने वाले थे, बेटा पढ़ाई कर रहा था। हमारी आवक कम थी, परिस्थितियां तंग थीं। उस वक्त मन महसूस कर रह गई थी कि अपनी बेटी को जी भरकर खिला नहीं पाई। लेकिन आज भगवान की दया है, हमारा बेटा माया का पति अच्छी नौकरी में है। घर में बरकत है, पैसे की कोई कमी नहीं है। कविता जी थोड़ा रुकी, फिर और भी दृढ़ता से बोली, और सबसे बड़ी बात, ये क्यों भूल जाते हैं आपकी बच्चा पैदा करते समय जो पीड़ा, जो तकलीफ एक बेटी सहती है, ठीक वही पीड़ा मेरी बहू ने भी सही है। उसका शरीर भी तो टूटा है। उसने हमारे वंश को आगे बढ़ाया है, हमें पोता दिया है, पहले पोती दी है। क्या ये मेरी बेटी नहीं है? आज जब हमारे पास साधन है तो मैं कंजूसी क्यों करूं? मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को भविष्य में कमर दर्द हो या कमजोरी आए। मैंने बादाम ज़्यादा इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि लड्डू तो बनेंगे ही, साथ ही मैं रोज़ सुबह उसे बादाम का शीरा बनाकर खिलाऊंगी। माँ हूँ ना मैं, उसकी सोतेली नहीं। दीनानाथ जी एक पल के लिए चुप हो गए, फिर उनकी आवाज़ में गर्व झलक आया। मान गया कविता, तेरी सोच के आगे तो मैं हार गया। तू सही कहती है, बहू और बेटी में फ़र्क करना तो हमारी छोटी सोच है। मैं अभी जाता हूँ और सबसे बढ़िया सामान लेकर आता हूँ। अंदर कमरे में माया की आंखों में आंसू की धार बह निकली। ये दुख के नहीं, अभी तो असीम सुख और सम्मान के आंसू थे। विमला चाची की वो कड़वी बातें कविता जी की ममता की मिठास में कहीं घुल गई थी। माया सोच रही थी कि वे कितनी खुशकिस्मत है। उसने तो सुना था कि सासें ताने देती हैं, पर यहाँ तो उसकी सास उसके स्वास्थ्य और भविष्य के लिए समाज की संकीर्ण सोच से लड़ रही थी। उसे महसूस हुआ कि इस घर में वह पराई नहीं, बल्कि इस घर की रीढ़ है। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। कविता जी हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए अंदर आईं। उनके चेहरे पर वही ममतामयी मुस्कान थी। अरे, तू जाग रही है? ले बेटा, ये केसर वाला दूध पी ले, नींद अच्छी आएगी। कविता जी ने बड़े प्यार से माया के सिर पर हाथ फेरा।
माया ने दूध का गिलास साइड टेबल पर रखा और अचानक उठकर कविता जी के गले लग गई। उसका गला रुंध गया था। अरे अरे, क्या हुआ पगली? टांकों में दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर को बुलाऊं? कविता जी घबरा गईं। माया ने नम आंखों से अपनी सास की ओर देखा और भर्राई हुई आवाज में बोली, नहीं माँ, दर्द नहीं हो रहा, बस आज दिल भर आया है। मैंने सब सुन लिया था जो आपने पापा जी से और विमला चाची की बातों के बाद कहा। आज तक मैं आपको इज्जत से मम्मी जी कहती थी क्योंकि वो एक रिश्ता था, लेकिन क्या आज से मैं आपको सिर्फ मम्मी कह सकती हूँ? क्योंकि आज आपने मुझे वो प्यार दिया है जो शायद मेरी सगी माँ भी होती तो ऐसे ही देती। कविता जी की आंखें भी झलझला आईं। उन्होंने माया के माथे को चूम लिया और उसे वापस सीने से लगा लिया। पगली लड़की, तू तो पहले दिन से ही मेरी बेटी है। बहू तो दुनिया वालों के लिए है। तुझे स्वस्थ रखना, खुश रखना मेरा फर्ज भी है और मेरा हक भी। अब चुप कर और दूध पी ले, ठंडा हो जाएगा। उस कमरे में अब कोई सास और बहू नहीं थी। वहाँ 2 माएँ थीं और एक बेटी थी। उस दिन उस घर की नींव में सीमेंट की जगह प्रेम और विश्वास की ऐसी ईंट जुड़ी जिसने उस परिवार को हमेशा के लिए अटूट बना दिया। माया ने जान लिया था कि रिश्तों में मिठास बादाम और काजू से नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए पनपे निस्वार्थ प्रेम और सम्मान से आती है। और कविता जी ने सिद्ध कर दिया था कि एक औरत ही औरत का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है, अगर वे अपनी सोच बड़ी रखे। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।